बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ IS टू इन्वेंट्री। आज के लेक्चर में हम इन्वेंट्री की प्रैक्टिस को मज़ीद आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस को जो है ना वो वाइंड अप कर लें, निकाल लें, ठीक है। और फिर कोशिश ये करूँगा कि कल के दिन से मैं एक नए टॉपिक का आगाज़ करूँ। और कल चूँकि हमने 15 इसके कर लिए, 10 वहाँ से कर लिए और 10-15 और कर लिए थे, तो 25-30-35 MCQs हमने लगभग कर लिए हैं ना, ठीक है। तो आज भी यही कोशिश करेंगे कि तकरीबन हम इतने ही अच्छे MCQs कर लें, 70-80 के करीब टोटल हो जाएंगे, तो फिर मैं इस पर एक रीज़नेबल स्टॉप लगा सकता हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं भाई, तिलावत कर दें, फिर चैप्टर के बारे में मज़ीद बात करते हैं। فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى। तुम किसको ढूंढने गए थे? जमाल? जमाल भी नहीं, जब्बार भी नहीं है, जब्बा नाम है उसका, मतलब शौकत नाम है, जब्बा बोलते हैं उसको। तो तुम जमाल को ढूंढोगे, जमाल तो मिलेगा भी नहीं ना, जमाल है ही नहीं कोई, जमाल डज नॉट एग्जिस्ट। चलो ठीक है, गुड, ठीक है भाई। आए क्या MCQs पे आ जाओ, शाबाश, पढ़ो 16 कर लिया था घर से, करने को ये था ना मैंने। किस किस ने किए हैं? सारे नहीं किए, कितने किए हैं? 18 करीब, चलो गुड है, ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए। चलो ज़रा मुझे बताओगे MCQ नंबर 16 का आंसर क्या है? हाँ जी, हाँ जी, 16 का आंसर को बताएगा। कहता है कामरान इज एन एंटिक्स डीलर। एंटिक मतलब वो एंटिक चीज़ों में डील करता है। हिज इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ क्लॉक विच कॉस्ट 1,58,000। कामरान एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 7,000 ऑन रिपेयरिंग द क्लॉक which will mean that he will be able to sell it for 2,60,000 to replace the same item of inventory. The item of inventory would cost 2,55,000. At what value the clock should be included in Chiron की inventory है? ऊपर कामरान, नीचे Chiron, कामरान ही होगा, ऑटो करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। ज़रा बताओगे कितना कॉस्ट कितनी है? 1,58,000 और बेचेगा कितने की? 260 की। तो NRV कितनी है? 260। कितने पे आना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV कितने पे? 158। ये 2,55,000 क्या है? ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बच्चों, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे किसी काम की नहीं होती, ठीक है, डन है। तो 1,58,000 इज द राइट आंसर। अच्छा, आप सबने बोलना है घर से कि नेहा होमवर्क किया है? क्यों नहीं किया? कल वाला लेक्चर क्यों नहीं किया था? रीज़न एग्जामिशन है अकाउंटिंग में? नहीं, तो फिर इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड क्यों है भाई सब्जेक्ट के साथ? देखो, मैं तुम लोगों को रोज़ रियलाइज़ करवाता हूँ, क्योंकि ना हमें इंक्लूडिंग मी एट द एंड ऑफ द सेशन रियलाइज़ नहीं होता कि हमने गलत कहाँ किया। टीचर के पास हम आते हैं, सर तुम्हें नहीं बोला, सर 45 मार्क्स आ गए, समझ नहीं आया सर, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। आप सिर्फ देख लो कि आपने पेपर में परफॉर्म किया, आप पहले नहीं देख ले कि मैंने कमी कोताही की, जो प्रैक्टिस करनी थी ड्यू मैंने टाइम पे नहीं की। देखो, मेरे एक उस्ताद हैं, वो कहा करते थे कि अगर मेरे पास सेशन में कितने दिन हैं मुझे बताओ, पूरे सेशन में 4 महीने कम से कम, 4 महीनों में कितने दिन हैं? 120 दिन है। 120 दिन के अंदर मैं एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन करके ये जो क्यूमुलेट करता जा रहा हूँ ना, एक एक दिन का घंटा, एक दिन का घंटा, एक दिन का घंटा, ये 120 घंटे बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ये 120 तो पूरे, और उसके बाद एंड पे आकर तो 16-16 घंटे पढ़ते हो, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते उसके जो आप 17 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आखिरी दिनों में जाके पढ़ लो। बात समझ आ रही है? तो ये जो एफर्ट्स है ना, छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करना, पढ़ना, समझना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है भाई। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं होमवर्क देता हूँ, क्यों देता हूँ? घर जाके करो भाई। आप बताओ, वजीहा, वजीहा मलाइका कौन है ये? वजीहा होमवर्क किया? क्यों नहीं किया बेटा?
क्लास में थी ना, क्यों नहीं किया? मामा क्यों नहीं किया? आधा लेक्चर क्यों नहीं लिया? बस क्या वजह बताओ। तुम लोग सही बता रहा हूँ लड़कों के अकाउंटिंग में, जो तुम लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, ये लुढ़कने वाला एटीट्यूड है। मार्च के बाद मैं चाह रहा था कि तुम लोग अगस्त में कैफे टाइम दे दो, लेकिन हालत लग नहीं रही है ऐसी। मार्च के बाद आता है मई, मई के बाद जून जुलाई अगस्त में कैफ नहीं दे पाओगे। कैफ जाएगा तुम्हारा 2027 की फैब पे। कितना अगस्त में होगा ना नई स्कीम के मुताबिक, अगस्त और फैब में हुआ करेगा आपसे। अभी मार्च आखिरी है, फिर अगस्त और फैब चल रही है। तो मार्च में अगर कैफ पीआरसी क्वालिफाई कर लिया तो अगस्त में 3 पेपर देने के काबिल हो गए, वरना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो गए कि 1.5 साल से पीआरसी में अटके हो, इतने नल्ले हो। ये रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। बात समझ आ रही है? सब दोस्त यार निकल जाएंगे आगे, पीछे रह जाओगे। ईशा किया है ना होमवर्क? कितने किए? कोई मसला नहीं है, सारे नहीं करो, 15 करो, 20 करो, कुछ तो करो। घर जाके कुछ तो करो। फाद नशाद कितने किए? 15 किए। पीछे भी चश्मे वाले भाई? हाँ कहाँ थे? बाहर कहाँ थे? खाले घर क्या कर रहे थे? गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? फिर अच्छा इंतकाल हुआ था, ठीक है। हाँ भाई पीछे क्या काम चल रहा है? सोलर इंस्टॉलेशन चल रही है। तो सोलर की इंस्टॉलेशन तो छत के ऊपर होती है, खुद करते हो? वाह, अपना काम है। फिर खुद कर लेते हो कैसे? बस क्या यूट्यूब से देख देख के करते हो? फिर अच्छा पहले भी कर चुके हो भाई, क्या बात है। सीखा कैसे? खुद ही मतलब मैं प्लेटें ला के लगा दूँ, स्ट्रक्चर बना दूँ और ऐसा? हाँ मुश्किल नहीं है, टैलेंटेड है भाई बंदा। मैं बंदे की आर्ट से इम्प्रेस हूँ, इसलिए इसको कुछ नहीं कह रहा। खुद मुख्तार है, खुद काम करना आना चाहिए इंसान को, ठीक है? गुड। अब लड़कियाँ बोलेंगी अगर हम बोलते बर्तन घर में ज़्यादा तो आप हमें जलील करते। वो देखो सोलर इंस्टॉल कर रहा है, उसको कुछ बोल नहीं रहे हो, ठीक है? चलो आ जाओ आगे। व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम? रॉ मटेरियल 500, लेबर 300, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग के 100 और वेरिएबल के 250। कितना? प्लस ही करना है यार। आई कैप के फारे MCQ हैं यार बहुत। जाजिम एसोसिएट के पास 40 यूनिट्स से इन्वेंट्री के, जिसमें से 10 डैमेज थे। कॉस्ट पर यूनिट इज 2554 एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 2900। डैमेज यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 60% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। द सेलिंग कॉस्ट आर 150 आर इनकर्ड इन ईच यूनिट सोल्ड वेदर नॉर्मल और डैमेज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी? निकालो, शाबाश, सॉल्व करो, उठाओ रजिस्टर पेन उठाओ, सॉल्व करो। इसी तरह के MCQ एक्सपेक्ट करो, पेपर में आएंगे। जल्दी बताओ क्या आ रहा है? राइट डाउन का पूछ रहा है, टोटल राइट डाउन। सबसे पहले मुझे बताओ कि इसके पास टोटल यूनिट्स कितने हैं? 40। फिर डैमेज कितने हैं? गुड यूनिट्स कितने हो गए यानी कि 30। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है?
ये इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पास लिख लिया करो, सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? 2900 रुपये। अच्छा फिर बोलता है डैमेज यूनिट को मैं बेचूंगा 60% ऑफ दी नॉर्मल सेलिंग प्राइस, कितनी आ रही है ज़रा बताओ? हाँ जी 1740, ठीक है। अब मुझे बताओ सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी गिवन है? 150। डन है, यहाँ तक तो डेटा क्लियर है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिख लो, ठीक है। अब मुझे बताओ नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं? 30 हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल यूनिट की एनआरवी निकाल लेता हूँ और देखता हूँ क्या नॉर्मल यूनिट्स में से मुझे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी करने की ज़रूरत है या नहीं, और फिर डैमेज में देख लूँगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मल यूनिट्स कितने के बिकेंगे? 2900 रुपये के। 2900 रुपये के। सेलिंग कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी? 150 की। ज़रा माइनस तो करो, नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी कितनी आ रही है? 2900 माइनस 150 कितना आ रहा है? 2750, सही है। ज़रा मुझे बताओ कॉस्ट कितनी है इसकी? हाँ 2554। लोअर के कौन सा है इसमें से? हाँ जी कॉस्ट या एनआरवी? कॉस्ट लोअर है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत है? राइट डाउन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डन। अच्छा अब डैमेज स्टॉक पे आ जाओ, मुझे बताओ डैमेज गुड्स तुम्हारे पास कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 1740, और एस्टिमेट कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है? हाँ जी 150, तो एनआरवी कितनी बनेगी? 1590, डन। अच्छा कॉस्ट कितनी है? 2554। मुझे बताओ दोनों में से लोअर कौन सा है? कितने से राइट डाउन करूँ? कितने से राइट डाउन करूँ? हाँ बोलो। 964 से, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ़ एनी? तो मुझे बताओ कि टोटल राइट डाउन कितना होगा? डैमेज यूनिट्स कितने हैं? 10, तो ऑप्शन का बनता है? क्लियर है? पक्का? डन है, शाबाश। अगले पे आ जाओ। Ghalib Associates has 20 units of product C4 at cost of rupees 3660 each. The product has been sold for 4000 per unit and rupees 150 commission is paid on each unit sold, यानी कि सेलिंग कॉस्ट है। A new product has been introduced by a competitor. मैंने कहा था ना नई टेक्नोलॉजी जैसी आ जाती है मार्केट में तो मेरी पुरानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है मार्केट में? कम हो जाती है, इसकी वजह से मेरी एनआरवी कम हो जाएगी। It is similar to product C4 and it is being marketed at 2500 रुपये per unit. Ghalib is of the opinion that in future it will also have to reduce the price to 3500 per unit. Calculate the NRV of product C4. शाबाश, स्टार्ट करो। कितना? डेल्टा। देख लेते हैं आंसर क्या है भाई। आंसर क्या है इसका? कौन सा एमसीक्यू नंबर है? 19 सही जवाब। चलो कैसा निकला ज़रा बताओ, कंप्यूट करवाओ, शाबाश। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? 3500। मांगी क्या एनआरवी ना, तो कॉस्ट टू सेल कितनी है? हाँ जी 150, कितना आया? 3350, डन। चलो अगला बताओ। आरमा एसोसिएट हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज। लास्ट टाइम वाला जैसे सवाल लग रहा है। कॉस्ट पर यूनिट इज 2000, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 3000, नॉर्मल डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सेम सवाल लग रहा है। सेलिंग कॉस्ट इतनी इनकर्ड होगी, ये भी सेम सवाल लग रहा है। वेदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी, सेम सवाल है, जल्दी से कर लो शाबाश। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं। हाँ जी
कौन सा ऑप्शन है? डी, निल। क्यों भाई? हाँ जी, क्योंकि आंसर आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा। सही कह रहे हो आप। वैसे मैं दोबारा नहीं करवा रहा ये, ठीक है, ऊपर वाला जैसा ही है। चलो, इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट ईयर एन एंटिटी क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज अंडरस्टेटेड बाय 2 लाख। कल पढ़ के आए हैं यार। अगर एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का ताल्लुक क्या होता है? वो क्या इन्वर्स होता है ना, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग का डायरेक्ट होता है। अच्छा, क्लोजिंग का डायरेक्ट होता है, ठीक है, गुड। अच्छा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। मैं डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, कम होगा तो वो भी कम होगा। तो ये अंडरस्टेटेड हुआ है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम हुआ हो तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा? प्रॉफिट 2 लाख से कम होगा, पक्का। अच्छा, वो कह रहा है करंट ईयर का प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेटेड बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट। एक मुझे बात बता चंपू लाल, प्रॉफिट कभी कैरी फॉरवर्ड होता है? ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा है बेटा। व्हाट मेरी जान, वो ऑप्शन में क्या कह रहा है फहद कि करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर रहते हुए मुझे बताओ, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ। अगले साल क्या होगा? हाँ, मुझे बताओ कि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा अगले साल? सोचो। हाँ, 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 गुड, सही है, अच्छी बात है ना, सही है ना। मुझे बताओ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं होता, लेकिन इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर मेरा प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, लेकिन इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की क्या बनेगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये सिर्फ ऑप्शन से देख के नहीं घबराना कि भाई प्रॉफिट, हाँ हाँ सर आपने सही बोला है। देखो अभी तुम में से किसी और को पकड़ता ना मैं, वो बोलता नहीं नहीं सर आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रॉफिट जो है ना सर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ज़रा पढ़ो ऑप्शन और सही वाला ऑप्शन बताओ, शाबाश। चलो, हाँ जी, बी। क्यों भाई? कहता है करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट भी कम, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। क्यों? क्योंकि आज की इन्वेंट्री अगर मैंने कम रिकॉर्ड कर दी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी मैंने कम रिकॉर्ड कर दी होगी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कम और प्रॉफिट ज़्यादा। बात समझ आ रही है? क्लियर है सबको? पक्की बात है। चलो आ जाओ आगे, 22वां पढ़ो। मारिया हेड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 900 यूनिट्स 5 रुपये पे 1 जनवरी को, तो 9 फायदा कितना होता है? 40। वही 8 फायदा 40 होता है, 9 फायदा 40 का होता है क्या यार? ड्यूरिंग द मंथ शी मेड द फॉलोइंग परचेजेस। ओपनिंग एरा क्या? अच्छा एक और लगाऊंगा, सॉरी। हाँ अच्छा, कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ शी मेड द फॉलोइंग परचेज सेल ट्रांजेक्शन, सेल कर दी है। अच्छा, जनवरी 5 को परचेज़ किया है। अरे मैंने इसको हेडिंग तस्वर कर लिया, हेडिंग नहीं है ये। जनवरी 5 को क्या किया? परचेज़ किया 6 रुपये पर यूनिट पे, तो 1000 यूनिट 6000 पर यूनिट, तो 6000 की परचेज हो गई, ठीक है। फिर मज़ीद इसने परचेज़ किए 600 एट 7 रुपये पर यूनिट, 642 4200। मैं तो ऐसे ही COGS निकाल रहा हूँ, ऐसे ही, क्या पता COGS नहीं मांगा हूँ, मैं सवाल थोड़ी पढ़ा है। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है, वाह यार, क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है उसने, ठीक है। वही हुए तो मैं क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूंगा? नहीं निकालूंगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, क्यों निकाल रहा हूँ? तो ऐसे मैं तुम्हें एक्ट करके दिखा रहा हूँ कि जब हम सवाल पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम इन्वेंट्री के सवाल भी सॉल्व करें ना, तो यही मांगा होगा, तड़ अन्य बार कैलकुलेशन शुरू कर देनी है। आपने कभी भी ऐसे अन्य बार कैलकुलेशन शुरू नहीं करनी है, ठीक है। मुझे तो पता है इसने क्या मांगा हुआ है, क्योंकि मैंने बनाया किताब, ठीक है, किताब में MCQs हमने डाले हैं। तो मेरी बात सुनो, जब भी MCQs को अप्रोच करना हो ना, मैं जान के ना कभी कभार तो मैं गलती करके दिखाता हूँ, गलत सॉल्व, जैसे मैंने कल गलत सॉल्व करके दिखाया, और मैंने चलो अब मुझे करो, ज़रा मुझे बताओ क्यों? क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट चीज़ सॉल्व करो तो ना हमारा दिमाग वैसे चल रहा होता है। कभी भी किसी MCQ को पढ़ के ना शुरू की लाइन सॉल्व नहीं करने लग जाना,
आप आधा एमसीक्यू पढ़ के सॉल्व करना शुरू करते हो, आपको लगता है रिक्वायरमेंट में भी वही पूछा होगा, आप अज्यूम कर लेते हो, आपका दिमाग अज्यूम कर लेता है। नहीं, पहले पूरा एमसीक्यू पढ़ना है, देखना है पूछा क्या है और फिर आंसर करना है। देखो कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री पे 900 यूनिट से 5 रुपये पे पड़े हुए थे 1 जनवरी 2019 पे, तो ठीक है ओपनिंग तो मेरे काम की है, 900 इंटू 5 कितना 4500, ठीक है। अच्छा फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग द मंथ शी मेड द फॉलोइंग परचेज सेल ट्रांजेक्शन, परचेज की 1000 यूनिट 6 पे और परचेज सेल आ गई। मारियो यूनिट यूजेस पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। पीरियोडिक में वेटेड एवरेज कॉस्ट किया हुआ हमने एफ को में, एफ को तो सेम है ना, एफ को तो आता ही है ना मैं। अच्छा अगर परपीचुअल में क्या होता है, साथ साथ रेट अपडेट होता है, ऐसा ही है, और पीरियोडिक में एंड पे होता है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैसे निकलेगी। पीरियड परपीचुअल मुझे साथ साथ सीओजीएस पता होती है, परपीचुअल मुझे साथ साथ नहीं पता होती, कैसे निकलती है, लेकिन पीरियडिक में साथ साथ नहीं पता होती ना, एंड में पता चलती है ना। अच्छा जरा मुझे बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो शाबाश जल्दी बताओ। कितनी प्रैक्टिस करनी है, किताब के सारे एमसीक्यूज एक बार सॉल्व नहीं किए फेल हो जाओगे, समझ आ रही है। चलो पीरियोडिक के अंदर हर पीरियड एंड पे जाके आपको चीज़ों को पता चलता है, हर पीरियड एंड पे आप खड़े होते हो और देखते हो मैंने कितनी परचेज की हैं, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, मैंने कितने पे ख़रीदा, फिर आप एक वेट एवरेज रेट निकालते हो क्योंकि एफ को है। बात समझ आ रही है। तो मैं मंथ के एंड पे देखूंगा कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, और मंथ के एंड पे देखूंगा कि मैंने खरीदे कितने वाले माल कितने के ऊपर हैं, इनका निकाल लूँगा एक एवरेज रेट और उससे अपना काम आसान कर दूँगा। सबसे पहले ज़रा मुझे बताओ कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था। टोटल टोटल परचेजेस बेटा डन। तो मुझे बताओ कितना आया, इसको मैं कहता हूँ अवेलेबल फॉर सेल। डन। ज़रा मुझे बताओ कि मुझे ये माल कितने का पड़ा, ये 900। अच्छा अगर मैं देखूँ तो मुझे ये माल इतने का पड़ा होगा ना, 900 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाय 7, इतने का मेरा माल पड़ा था। कॉस्ट ही है, कितने की कॉस्ट थी जरा बताओ। चौदह 700। मुझे बताओ मैंने यूनिट्स खरीदे 14,700 के, और कितने यूनिट्स खरीदे पूरे महीने में। आखिर में आके कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि ओपनिंग कितना था, परचेज कितने की, कितने यूनिट्स खरीदे थे। हाँ कितने यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं 2500। कितने के खरीदे हैं, कितने के थे 14,700, डिवाइड कर दूँ 2500 से, तो एवरेज रेट आ जाएगा कितना 5.88 एवरेज रेट आ जाएगा। अब इसने मुझसे मांगा क्या है बोलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री मांगी है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी बताओ। अवेलेबल कितने थे बेचने के लिए 2500, बेच कितने दिए। अब खोते घोड़े सब बराबर, याद आ रहा है, खोते घोड़े सब बराबर, सब पे एक ही रेट अप्लाई होगा। वो बताओ क्लोजिंग में कितना आया। देखो क्लोजिंग निकालने का दूसरा तरीका भी तो है ना कि मेरे पास अवेलेबल कितने हैं और मैंने बेच कितने दिए। बात समझ आ रही है। मुझे बताओ कितना, क्या बोल रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस रेट से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आ रहा है, क्लियर है।
खवातीन में से किसी को समझ नहीं आया एक के अलावा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आ गया? हाँ जी, पक्का? सच बता दो, नहीं आया तो बता दो। नहीं आया? अच्छा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो 23वां, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ एन आइटम हैविंग कॉस्ट ऑफ 2500 एंड एनआरवी ऑफ 3000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। यानी कि उसकी कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री आनी चाहिए थी 2500 रुपये पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर अंडरस्टेट हो गई है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेट हो गया होगा, ऐसा ही है। वो कह रहा है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। 2500 से क्या हो गया होगी बोलो भाई? अंडरस्टेड हो गई होगी, ठीक है। चलो 24वां बताओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेड हो गई है ना, तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ज़्यादा आ रहा होगा। क्या ऑप्शन है करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होगा? एग्जेजरेट हो गया होगा। 25वां पढ़ो। एफ को से बताओ, वेट एवरेज कॉस्ट कितनी निकलेगी? ओपनिंग पे कितने थे? 35,000 इंटू 3.5 कितना? 1,22,500। परचेज करनी कितनी? 4 5 कितना? 2 लाख। ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल कितने यूनिट्स हो गए ज़रा बताओगे? 75। ठीक है। अमाउंट कितनी बनती है उसकी? 3,22,500। वेट एवरेज रेट बताओगे कितना आएगा? 4.33 30 ऐसा? अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? 50,000 बेच दी मैंने, और क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा कैसे? 75 अवेलेबल थी ना बेचने के लिए, कितनी बेची? 50 बेच दी। ज़रब 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 ऐसा? पक्का? पक्का? देख लो एक बार क्या बोल रहा है। कितना आ रहा है? यही आ रहा है? पक्का? MCQ नंबर 25। एक सेकंड रुक जाओ। एक बात बताओ, सवाल दोबारा पढ़ो। हाँ, तुम लोग मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर ना डाउट क्रिएट करवाना शुरू कर देते हो गलत जवाब बता के। जब भी मैं रुक के चेक कर रहा था कैसे हो गया। पूछा क्या सवाल में? 31 मार्च नहीं, तुम और होशियार। पूछा क्या उसने सवाल के अंदर? जो बेचा उसकी कॉस्ट। कितने बेचे फात भाई? 50,000। अब बताओ तुमने क्या बताया मुझे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और तुम सारे बेवकूफ़ कितना आ रहे?
ए कितना आ रहे ए, भाई एक भाई ने बोले तो सारे ए ए ए ए ए ए। तो मैंने तो जानबूझ के स्टूडेंट वाली गलती की ना, कि जो स्टूडेंट करता है। मैं तुम्हें बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं सवाल को ऐसे ही रीड करता हूँ जैसे स्टूडेंट रीड करता है, और स्टूडेंट क्या भंड करता है मैं तुम्हें बार बार रुक के रियलाइज करवाता हूँ। बात समझ आ रही है? आई क्या तुमने 2 सवाल पूछ लिए, एक पूछा तुमने लगा दिया ऑप्शन, दूसरा पूछ लिया अरे यार 2 मार्क्स दोबारा फ्री, कितना बेवकूफ़ है, स्वैप करके सेम सवाल मुझे दोबारा पूछ लिया। चल मेरी रिक्वायरमेंट चेंज थी। बात समझ आ रही है फत भाई? अब ज़रा मुझे बताओ मैं अपने स्टेप में क्या चेंज करूं? क्या मुझे बोल रहे हैं मुझे किसी कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इस 4.3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डन। 25 हो गए, बहुत नहीं है इसमें से, आई कैप में से 50 है ना इसके। मूड नहीं हो रहा, मॉडरेट पे आ जाओ। मॉडरेट वाले वैसे बहुत फारिग थे इसके। डायरेक्ट आ जाऊँ, 3 में जाऊँ? चलो जैसा मेरे मुन्ने को ठीक लगे। क्या नाम है इसका? MCQ की PDF आप सबके पास है ना? 11 से लेकर 20 तक। सर ये फहाद की वजह से ऐसा होता है, ये अक्सर रॉकेट मारता है। इद्रीस बोल रहे हैं रॉकेट मारता है। मैं होता ना, मैं घर जाके कूट के आता। कूट चुका है। चलो ऑनलाइन वालों तुम क्यों सुन बैठे हो? समझ आ रहा है? ऑल गुड है? चस आ रही है, पाई नहीं आ रही? चलो क्या चीज़? मोबाइल को वहाँ रखा रहने दो। अच्छा PDF है उसके अंदर, जाओ उठा लो। सर आ रहा है, चलो गुड है। अच्छा आपके पास है 10 मिनट का टाइम, PDF उठाएं, क्योंकि घर से आप करते नहीं है माशाल्लाह से। तो MCQ नंबर 11 से लेकर 20 तक शुरू हो जाओ जल्दी। एक MCQ के लिए 1 मिनट का टाइम है। MCQ नंबर 11 से लेकर 30 तक शुरू हो जाओ सॉल्व करना। शाबाश, मिलते हैं। C आ रहा है या B आ रहा है या A आ रहा है? 11 का 11 का C है, 12 का A है। ठीक है, हाँ वो मैंने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है ना, हम सेशन में बैठेंगे ना तो हमारे MCQs की टीवी अपडेट हो जाएगी मस्त करके। आ जाओ, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। When using the weighted average cost method to determine the cost of inventory, the weighted average cost per unit is calculated as, कैसे निकलती है? टोटल यूनिट्स जितने अवेलेबल फॉर से डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये तो आती नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये भी नहीं आती। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हाँ अभी देख कर आए पीछे, ज़बरदस्त। चलो 12वां, अच्छा बहुत ध्यान से पढ़ना, ये 12वां MCQ अपने आप में एक सवाल है पूरा, ठीक है? अच्छा सवाल है ना? हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा चलो, अच्छा ख़वातीन आपने बातें नहीं करनी है प्लीज़, ठीक है? चलो सर पकोड़े खाएंगे? मलाई का आलू भी खाता हूँ मैं, सिर्फ प्याज के पकौड़े मुझे पसंद नहीं है। चलो भाई, बंदा पूछता नहीं है खाएंगे, बंदा ना बना के ले आता है। तुमसे अच्छे ना मैं बैच वाले थे, मैं 25 वाले, वो लड़कियों ने मुझे कहा कि सर हमें ना पार्टी करनी है, 1 डिश आप हमें जगह दे दें, रूम दे दें। मतलब ठीक है ले लो 1 डिश, हाँ यहीं पे रूम फोरम दे दिया उनको खोल के। वो भाई मीठा भी बना के लाई, पास्ते वास्ते और तो नहीं क्या कुछ। हम भी खाना खा रहे थे, हमने भी खाने पे लगाया दस्तरखान पे, दे मार 4:30 मस्त करके। नहीं वैसे लड़कों को ना कुकिंग आनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है ये और बेसिक स्किल है। आमलेट फ्राई करने से कुछ नहीं होता। वैसे चाय बनानी, यार ये चाय बनाना, अंडे बनाना, ये मैंने 7-8 क्लास में सीख लिया था। 8-9 क्लास से मैं बना रहा हूँ, ठीक है?
और लेकिन ये है कि भाई अगर मजबूरी हो जाए, कोई फैमिली इमरजेंसी हो जाए, आप कितना बाहर से खा लोगे? घर में इतना होना चाहिए कि आप बना लो। जैसे आलू की तायरी है वो मैं बना लेता हूँ, दाल चावल बना लेता हूँ, ठीक है, पुलाव पुलाव बना सकता हूँ आराम से, ठीक है। और एक मेरी बड़ी फेमस हांडी है वो मैं बनाता हूँ, पनीर रेशमी हांडी, मखनी हांडी, वाइट मखनी वाइट हांडी वो मैं बनाता हूँ, आती है मुझे बनाना। और बकरा ईद में मैं ख़ास जो है ना वो बनाता हूँ, रोश, बड़े मज़े का बनता है। रेसिपी शेयर कर दें बेटा, मैं खुद फूड फ्यूजन से लिखता हूँ तो वो सीधी बात है। तो मुझे मतलब मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ? हाँ, लेकिन ये है कि जब मैं किचन में घुसता हूँ तो घर वालों को जीना हराम करता हूँ। कौन सा मसाला कहाँ रखा है ज़रा मुझे बताओ, बोलते हैं बेटा सच बेहतर हम खुद नहीं बना लें, तो मुझे सब बताना है। तो सारी वो चीज़ें ना मेरे सामने सजी होती हैं, इंग्रेडिएंट्स, अच्छा ये इतना ये इतना इतना, पूरी रेसिपी फॉलो करके परफेक्ट बन जाता है। ऑब्वियसली मेरे अपने हाथ का भी जायका होता है। खिलाऊँ? अरे घर वाले तरसते हैं मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। चलो आ जाओ आगे। चलो यार आ जाओ आगे। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी एट 31 जनवरी 2008 अमाउंटेड रुपीज़ 284,700, यानी कि ये वैल्यू है मेरी किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी बोलो? क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। द फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट इन द टोटल, यानी कि 284,700 का पार्ट है। 400 कोट्स विच हैड कॉस्ट 80 रुपये ईच, यानी कि कितनी कॉस्ट होगी जरा इसको बताना, कितनी आई है? 400 इंटू 80 कितना आ रहा है? 32,000। नॉर्मली सोल्ड एट 150 रुपीज़ ईच ओविंग टू अ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर। अच्छा ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ओविंग टू अ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आफ्टर रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है आफ्टर ईयर एंड, एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब बोलो काम है नहीं है ना, डिवाइड कर दो कर दो, मल्टीप्लाई 50% कर दो, कितना कितने बिकती है? 75 पे, ऐसा ही है। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5% ऑफ प्रोसीड्स, यानी कि 75 का 5%, ऐसा है। कितना आता है? 3.75। तो अगर मैं इसकी एनआरवी निकालूं तो कितनी आएगी पर यूनिट? 75 माइनस 3.75, ऐसे ही आएगी। हाँ फहद, ऐसे ही आएगी, सही कर रहा हूँ? चलो बताओ कितनी आएगी? 71.25। आपने भी तो किया ना। चलो अगली बात, ये तो हमारा हो गया 400 कोट की बात। अब उसकी पढ़ते हैं। 800 शर्ट्स विच हैड कॉस्ट 20 रुपये ईच, कितनी कॉस्ट थी? करते हैं, सवाल पढ़ रहा हूँ फिर देखूंगा मांगा क्या है। बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सवाल में से। 800 शर्ट विच हैड कॉस्ट 20 ईच, कितने की? कितने की टोटल हुए? 16,000। These two were found to be defective. अच्छा, remedial work in February 2008 at cost of 5 per skirt and selling expense for the batch total rupees 800 were sold at rupees 28 each. अच्छा, वो कहता है कि ये दोनों डिफेक्टिव माने गए, ठीक है। रेमिडियल वर्क इन फरवरी रुपीज़ 5 पर स्कर्ट लगा, यानी कि कॉस्ट टू कंप्लीट यानी कॉस्ट टू इम्प्रूव द एसेट इतना था। और सेलिंग एक्सपेंस 800 था। सेलिंग एक्सपेंस रेलेवेंट होता है मेरे लिए? सेलिंग एक्सपेंस रेलेवेंट होता है? हाँ आएगा, पक्की बात है, पक्की शक्की बात है। अच्छा, फॉर द बैच टोटल रेट रुपीज़ 800, दे वर सोल्ड फॉर 28 पेज। वॉट शुड द इन्वेंट्री वैल्यू बी अकॉर्डिंग टू IS2 आफ्टर कंसिडरिंग द अबव आइटम्स। सबसे पहले एक काम करो, मुझे प्रोडक्ट ए का हिसाब किताब करके दे दो। प्रोडक्ट ए मतलब 400 कोट्स, 400 कोट का हिसाब किताब करो, शाबाश। 32,000 रुपये उसने रखी हुई हैं ख़रीद के, ठीक है। और आपकी एनआरवी कितनी आ रही? 400 कोट्स की 28,500। 28,500 कितनी आई? 400 कोट्स हैं और मल्टीप्लाई पे कर दो 71.25। तो कॉस्ट को कंपेयर कर दो एनआरवी से, कितनी आ रही है एनआरवी? 28,500। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या है? कितने पे आनी चाहिए? तो ये आनी चाहिए, ये वाली प्रोडक्ट कितने पे आनी चाहिए? 28,500 पे आनी चाहिए, ठीक है। हो गया पहला वाला, डन हो गया। चलो अगला वाला करो ज़रा, शाबाश। निकालो ज़रा शर्ट्स की एनआरवी निकालो।
अच्छा, एक चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, ये उस चीज़ को बेचने का खर्चा है, ये मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं है। बात समझ आ रही है? सेलिंग एक्सपेंस यानी कि कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। बात समझ आ रही है? तो ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा, मतलब एनआरवी से माइनस होगा। ज़रा मुझे बताओगे इसकी एनआरवी कितनी आती है? हाँ जी, कितनी आती है ज़रा बताओ। सेलिंग प्राइस कितनी है? हाँ जी, 28। और यूनिट्स कितने? 800। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सेल्स प्रोसीड अगर मैं एसपी कह दूँ तो 800 शर्ट्स हैं और 28 रुपये की एक है, कितनी बनती है? हाँ जी, 22,400। अच्छा मुझे बताओ, नेसेसरी टू मेक द सेल कितना खर्चा है? 4,000। बेटा कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल कितनी है? क्या बोल रहा है? फॉर द बैच टोटल रुपीज़ 800। ज़रा मुझे बताओगे इसकी एनआरवी कितनी आ रही है? 21,600। डन। अच्छा मुझे बताओ ज़रा कि इसकी कॉस्ट थी कितनी? 16,000। ठीक है, और इसकी एनआरवी कितनी थी? हाँ जी, 21,600। तो किस पे रखूँगा? कॉस्ट पे रखूँगा। तो कोई राइट डाउन एडजस्टमेंट की ज़रूरत है मुझे? नहीं है। ऊपर वाले में कितनी की ज़रूरत थी? 32 माइनस 28,500, कितनी कितनी की ज़रूरत है? 3,500। गुड। तो 3,500 की मुझे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ वो वाला तरीका जो मैंने कल सिखाया था कि जितने से राइट डाउन करना उतनी अमाउंट मैं इन्वेंट्री में से माइनस कर दूंगा। मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हो रहा है 284,700 पे, 3,500 से मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़रा बताओगे कि मेरी रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आएगी? हाँ जी, 281,200। डन। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप कराया। जब भी ऐसा बड़ा सवाल आया ना, सर अहमद 3.5 कैसे आया सर? 3.5 बेटा ऐसे आया है कि 400 कोट की कॉस्ट थी 32,000, एनआरवी थी 28,500, तो राइट डाउन कितने से हो गया? 3500 से। सर से एक चीज़ सीखी है बहुत सारी चीज़ों में से कि जब भी ऐसा बड़ा सवाल आता था ना, तो हम ऐसा स्टूडेंट ना देख के घबराया करते थे। मेरा नेचर सीए फाइनल में जाके भी काफ़ी हद तक ना ऐसा ही रहता था। जवेरिया, वो सॉरी वजीहा, बैठ जाओ सीधा, आते नहीं। अच्छा, तो फाइनल के अंदर भी ना नेचर ऐसी था कि बड़े सवाल देके हाथ पांव फूले, घबरा गया, यार ये कैसे हो गया, तो मुझसे हो गया नहीं इतना बड़ा सवाल। लेकिन सर ने एक चीज़ हमेशा कराते थे, सिखाते थे कि जब भी बड़ा सवाल है ना, कोई मसला नहीं है, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। जैसे मैंने आपको क्या कहा, पहले 400 कोट्स की कॉस्टिंग कर लो, साइड हो गया, फिर अगला हिस्सा पढ़ो। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना, सवाल में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बात समझ आ रही है? तो एग्जाम में भी ये करना, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो देख के घबराना नहीं है कि कैसे होगा, चलो छोड़ देती हूँ, फ्लैग कर देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ऐसा नहीं करना आपने। बल्कि सवाल को कोई मसला नहीं, रफ पेपर उठाना है, पहले आधा सवाल पढ़ना है, आधा सवाल तोड़ तोड़ के सॉल्व करना है, फिर आधा करना है, फिर देखना पूछ के आ रहा है। ठीक है? अच्छा, ये एग्जाम में कैसे हाथ चलेगा? एग्जाम में मेरे बच्चों जब हाथ चलेगा ना, जब हम यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छी सी। ठीक है, इसलिए बिठा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ। शाबाश। चलो अगला बताओ। निदा इंडस्ट्री सॉल्व करो। 13 और 14 दोनों सॉल्व करो। शाबाश। कितनी देर में कर रहे हो? 5 मिनट में कर रहे हो 13 14 सॉल्व? बहुत है ना 5 मिनट, जल्दी करो। ये आसान है? टू आ रहा है? इतना आसान है, फौरन से आंसर आ गया। Nida Industries keeps a manufacturing plant that has production capacity to produce 2.5 लाख यूनिट्स ऑफ एन एटम ईच ईयर, यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी होगी ना इसकी। द लास्ट ईयर इट प्रोड्यूस 2 लाख यूनिट्स, ये एक्चुअल थी लास्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर इसको लगता है कि ये 2,20,000 यूनिट्स बना देगा। नॉर्मल कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट्स की है। ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 2.5 लाख यूनिट्स की, हमने ऊपर भी यही देखा था। एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट रुपीज़ 5 लाख। एज पर IS टू इन्वेंट्री व्हाट प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निदा इंडस्ट्री शुड यूज इन द नेक्स्ट ईयर फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मुझे बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए कौन सी कैपेसिटी इस्तेमाल होती है? नॉर्मल या एक्चुअल या बजटेड? नॉर्मल। मुझे बताओ कि ओवरहेड कितने हैं? 5 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 2.5 लाख कि 2 लाख?
2.5 लाख, तो 2.5 1 से 2.5, 2.5 टू द 5, ऐसा है। चलो 14वां MCQ सॉल्व करो, शाबाश। ये इतना इम्पॉर्टेंट MCQ है ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब इंशाल्लाह कैफ़ करने के बाद CA फाइनल्स के अंदर जाओगे ना, अगर तुम लोग कैफ़ में रहे, CA में रहे, प्रोवाइडेड कि तुमने कैफ़ कर लिया और CA फाइनल तक पहुंच गए, मज़ीद प्रोवाइडेड डेट कि तुम्हें कोई फर्म मिल गई, उसके अंदर तुम्हारी इंडक्शन हो गई, एंड फर्दर प्रोवाइडेड डेट कि तुम्हें एक हेड मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का, उस वक्त तुम्हें मेरी बात याद आएगी। होता क्या है पता है, स्टॉक काउंट होता है ना। अभी देखो आज क्या है, 31 दिसंबर। आज ना वो ऑडिटर्स कहते हैं कि आज ऑडिटर्स की रात है। ऑडिटर्स की रात क्यों कहते हैं आज की रात को? क्योंकि 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर को ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, सीख लो अपार्ट फ्रॉम दिस किताब। 31 दिसंबर को ना बच्चों मोस्टली कंपनीज़ का ना क्या होता है, बोलो भाई, ईयर एंड होता है। ईयर एंड होता है। इनको क्या बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एसेट लायबिलिटी की वैल्यूज़ आ रही होती है ना, तो उसमें से एक एसेट आता है कैश। तो वो कैश 31 दिसंबर पे कितना था, एक लाइन आइटम आ रहा होता है इन्वेंट्री या स्टॉक, वो 31 दिसंबर पे कितना था। ये कैसे पता चलेगा? कि काउंट से पता चलेगा ना, गिन के पता चलेगा ना कि कितना था। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ना किसी फीफो या एफओ के रेट से, ऐसा ही है। अच्छा, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना, तो उसको कैसे यकीन आएगा? मैनेजमेंट बोल रही है मेरे पास $2.5 लाख पड़े हुए हैं, 5 करोड़ का कैश इन हैंड पड़ा हुआ है लेट से, उसको कैसे यकीन आएगा कि उसके पास इतने ही यूनिट्स पड़े हुए थे, मेरा क्लाइंट सच कह रहा है? क्योंकि 31 दिसंबर को तो ईयर एंड हो रहा है, फिर वो ऑडिट करने शुरू करेगा अपना सही से तरीके से जनवरी और जनवरी की मिड में, तो वो कैसे माजी में जाके गिनेगा कि कितने यूनिट्स थे? तो उसके लिए ना ऑडिटर्स तो पहले से इंगेज होते हैं। तो ऑडिटर क्या करते हैं, ऑडिटर बोलते हैं कि ठीक है, हम जाके खुद अपनी आंखों से विटनेस करेंगे, हमें ज़रा स्टॉक काउंट करवाओ। तो ऑडिटर खुद जाता है और स्टॉक काउंट करता है। मैंने कई स्टॉक काउंट किए हैं, पेप्सी के एक वेयर हाउस का यहाँ पे किया था, और एक चिप्स बनाने वाली कंपनी उसका मैंने बताया था, पार्क सुजुकी का मैंने स्टॉक काउंट किया है। और लास्ट ईयर एक कैश काउंट लग रहा था मेरा कोयटा में, किसी बैंक की ब्रांच का, कौन सा बैंक था, आई डोंट नो, अस्करी बैंक था शायद, उसका कैश काउंट मेरा लगने वाला था। वो फिर मेरा हुआ नहीं, हालात ख़राब हो गए थे, वो जो फड्डे हो गए थे ना बड़े, तुम्हें अगर याद हो, शिया सुन्नी वाले जो फड्डे चल रहे थे बहुत, तो उसकी वजह से वो पूरे आग लगा दी थी, जलाओ घिरा हुआ था। तो बिल्कुल लास्ट ईयर वो इसी सीज़न की बात है, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, होता ये कि ऑडिटर क्या करता है बच्चों, कैश काउंट करता है या स्टॉक काउंट करता है। अच्छा, कैश काउंट या स्टॉक काउंट करने के बाद वो बोलता है हाँ भाई ठीक है, ये रिपोर्ट आनी चाहिए थी, ये फिगर आनी चाहिए थी, या नहीं आनी चाहिए थी, जो भी। अच्छा, होता क्या है, क्या सारे स्टॉक काउंट परफेक्ट डेट पे हो जाते हैं, 31 दिसंबर को ही हो जाएं? भाई मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, यूनिलीवर का स्टॉक काउंट करना था 2023 का, कब होना चाहिए उसूलन? 31 दिसंबर को फैक्ट्री क्लोज कर देंगे वो, और मैं जाके स्टॉक काउंट करूँगा। लेकिन तुम्हें पता है कि फॉग के कितने मसाइल हैं, कराची में भी चल रही है, लाहौर में भी चल रही है। तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं ना हर इंसान को, हमें भी हुई थी। हुआ यूँ कि जनाब मेरी फ़्लाइट शेड्यूल थी 31 दिसंबर की, और फ्लाइट जना थी या एयर ब्लू थी, शायद एयर ब्लू थी, हाँ। फ़्लाइट डिले, दोपहर को उड़नी थी, रात को आ गया डिले, रात को मैसेज आया मज़ीद डिले, रात को आया अब 11 बजे उड़ेगी, रात को आया अब 3 बजे उड़ेगी, फिर मैसेज आया अब 3 बजे नहीं उड़ेगी, अब 1 जनवरी को उड़ेगी इतने बजे। तो वो जो मुझे 31 दिसंबर को जाके लाहौर में जाके फूल नगर में जाके स्टॉक काउंट करना था, वॉल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री जाना था, आइसक्रीम देखनी थी, वेयर हाउस में देखनी थी कितनी चीज़ें हैं, सब बढ़ गया ना, उड़ गया। अब क्या करूँ, क्या स्टॉक काउंट कैंसिल कर दूँ? नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, अब एज आ रिज़ल्ट मुझे मजबूरन 1 जनवरी को करना पड़ेगा स्टॉक काउंट। तो मुझे आज भी याद है कि मैं 1 जनवरी या 2 जनवरी को पहुंचा था लाहौर। स्टॉक काउंट कब का करना था? 31 दिसंबर का। अब मैं कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूँ SMCQ के लिए, मेरी बात गौर से सुनना। 2 जनवरी या 3 जनवरी को मैं स्टॉक काउंट करता हूँ।
जब मैं 2 जनवरी 3 जनवरी को जाऊँगा तो क्या वो अपना इतने अच्छे हैं वो लोग कि 31 दिसंबर का स्टॉक रोक के रखेंगे, प्रोडक्शन भी नहीं करेंगे, माल बेचेंगे भी नहीं, निकालेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे भाड़ में क्या ऑडिटर है भाई, हम तो अपना कारोबार क्यों बंद करेंगे चक्कर में, फ्लैट नहीं है ही नहीं है, 4 दिन पहले आए थे हमारे क्या। तो वो तो अपनी सेल्स भी करेंगे, वो तो वेयर हाउस से माल निकाल के इशू भी करेंगे, वो तो नया माल मंगवाएंगे भी, इनका फीफो एफओ का रेट भी अपडेट हो रहा होगा। तो अब मेरे लिए लिमिटेशन क्या है, अब मुझे डेटा मिलेगा 4 जनवरी का, कब का मिलेगा, 4 जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। अगर मुझे 31 दिसंबर पे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, जो इशू हुआ होगा वो एड बैक कर दूंगा, जो ख़रीदा होगा वो लेस कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा ना। मुझे बताओ अगर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, नेचुरली जो मुझे होता, यूनिलीवर मुझे बोलता कि भाई 1 जनवरी को मेरा स्टॉक इतना था, हमने परचेजेस इतने की, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेता ना, ऐसा ही है। और मैं क्लोजिंग स्टॉक जाके खुद वेरीफाई करता, कब का, 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर का। अब 31 दिसंबर का तो अवेलेबल ही नहीं है, कब का अवेलेबल है, 4 जनवरी का अवेलेबल है। अब मुझे क्या जाना है, बैक डेट जाना है। इसको प्रैक्टिकल ज़बान में ना, प्रैक्टिकल ऑडिट लैंग्वेज में कहते हैं ब्रिजिंग करना। ये ब्रिजिंग की बड़ी खबीस वर्किंग होती है, वो करनी पड़ती है आपको, और किसी एंटिटी में तो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, आपको बैलेंस करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है, एक्सेल पे पूरी शीट बनानी पड़ती है, ब्रिजिंग करनी पड़ती है, एक प्रोसीजर होता है ब्रिजिंग का। तो ब्रिजिंग करते हुए आपको देखना पड़ता है कि मुझे आज 4 खड़े होकर बैकवर्ड जाना है 31 दिसंबर पे। अच्छा, अगर मुझे पीछे जाना है तो उल्टा कर दूंगा ना सारा, जो माल इशू किया होगा वो माइनस हुआ होगा ना, ऐड बैक कर दूंगा, जो माल परचेज किया होगा वो ऐड हुआ होगा ना, लेस कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो ये ब्रिजिंग का सवाल है, शाबाश, अब सॉल्व करो। चार तारीख की मिसाल दे दी, देखो 4 तारीख की मिसाल आ गई, 31 अक्टूबर ईयर एंड और 4 नवंबर वो था काउंट का डेट। सवाल पढ़ दूँ आप लोगों के लिए? 500 आया है। अच्छा, ऑप्शन आंसर में क्या है, पीछे डी है। सवाल पढ़ता हूँ फिर दोबारा सोचना, आ जाओ। अ कंपनी विथ एन अकाउंटिंग डेट 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर क्या है इसका, ईयर एंड, कैरिड आउट अ फिजिकल चेक ऑफ इन्वेंट्री ऑन 4 नवंबर 2011 लीडिंग टू इन्वेंट्री वैल्यू एट द कॉस्ट ऑफ 4,83,700। यानी कि ये 4 नवंबर के हालात हैं। क्या है हालात बोलो बच्चों? 4 नवंबर के। अब मैं सवाल पढ़ के ना मुख्तसर करता रहूँगा सवाल को। 4 नवंबर को कितने की थी? 483, ठीक है। बिटवीन 1 नवंबर एंड 4 नवंबर, यानी कि पोस्ट द ईयर एंड, इन 4 दिनों में ये ट्रांजैक्शन हुई थी। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 38,000। अच्छा, काम करता हूँ, पहले मैं ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ लूँ। व्हाट फिगर्स शुड अपेयर इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 अक्टूबर 2011 फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, मेरी वाली बात ना, जो 31 दिसंबर पे कितनी रुपये आनी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है। अच्छा, कहता है 4 नवंबर के हालात हैं। गुड्स कॉस्टिंग 38,400 वर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। अच्छा, 38,400 के गुड्स मेरे पास आए हैं। कितने के आए बोलो भाई? 38,400 के सप्लायर्स से मेरे पास आए हैं, रिसीव किए हैं। अच्छा, परचेज को मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मैं ऐड करता हूँ, तो अब क्या कर दूंगा, कितना? अच्छा, गुड्स दैट हैड कॉस्ट 24,800 वर सोल्ड फॉर ₹20,000। अच्छा, क्या मेरे लिए सेलिंग प्राइस रेलेवेंट होगी यहाँ पे? नहीं। तो 24,800 कुछ गुड्स की कॉस्ट थी, ठीक है, कुछ गुड्स की कॉस्ट थी, वो मैंने क्या कर दिए, मैंने बेच दिए। अच्छा, अगर मैंने बेच दिए तो वैसे तो मैं माइनस करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो क्या कितना ऐड कर दूँ बताओ? 24,800 ऐड कर दूँ। यार उल्टी आँख फड़फड़ा रही है, पता नहीं क्यों, सुबह से फड़फड़ा रही है उल्टी आँख, क्यों फड़फड़ाती है वैसे? कोई मिथ विथ नहीं बोलना अभी। क्या
चलो, अ कस्टमर रिटर्न, कस्टमर ने वापस कर दिया इन गुड कंडीशन सम गुड्स विच हैड बीन सोल्ड टू हिम इन अक्टूबर, सेल रिटर्न फॉर रुपीज़ 600, जिसकी कॉस्ट 400 थी, जिसकी कॉस्ट 400 थी। तो माल आने को, माल वापस आने को क्या करूँगा? हाँ जी, वैसे ऐड करूँगा, हाँ सेल रिटर्न हो रहा है, ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पक्का? अक्टूबर में बेची थी, लेकिन उसने रिटर्न कब कर दी? नवंबर में करी है। कब करी है? उसने 4 नवंबर को करी है। हाँ, 1 से 4 नवंबर में, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगला पढ़ो। द कंपनी रिटर्न गुड्स, कंपनी ने रिटर्न कर दिया, यानी कि हमने रिटर्न कर दिए सप्लायर को, दैट हैड कॉस्ट 1800 रुपये इन अक्टूबर एंड रिसीव्ड क्रेडिट नोट फॉर देम। डेबिट क्रेडिट नोट पता ना क्या होता है? पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो कहते हैं मैंने माल रिटर्न कर दिया, जो मैं माल निकालता हूँ वो क्या करूँगा? अच्छा, पक्का? हाँ जी, वो कहते हैं रिटर्न गुड्स दैट हैड कॉस्ट 1800 अक्टूबर, अक्टूबर में उसकी इतनी कॉस्ट थी। बात समझ आ रही है? इवेंट ये उसका है, नवंबर का है। चलो जल्दी से सॉल्व करो, सब अपने आंसर बताओ। चलो ज़रा मुझे बताओ। अ कस्टमर रिटर्न इन गुड कंडीशन सम गुड्स विच हैड बीन सोल्ड टू हिम इन अक्टूबर फॉर 600 विच हैड कॉस्ट रुपीज़ 400। अच्छा, मुझे बताओ, ये मेरे 4,83,700 रुपये में कुछ ऐसा माल शामिल हो गया है जो कि मुझे रिटर्न आ गया है। क्या ये माल यहाँ पे शामिल होना चाहिए था? 31 अक्टूबर को शामिल नहीं हो जाता, तो क्या करूँगा? माइनस करूँगा। कितना? हाँ जी, 400। ठीक है, चलो अगला पढ़ो। अ कंपनी रिटर्न गुड्स दैट हैड कॉस्ट 1800 इन अक्टूबर, मैंने अपने सप्लायर को परचेज रिटर्न कर दिया एंड रिसीव्ड क्रेडिट नोट फॉर देम, मैंने 1800 रुपये का माल उसको बेचा और रिटर्न कर दिया। ऐसा ही है, मतलब क्या होना चाहिए? एड बैक होना चाहिए, लेस होना चाहिए? एड बैक होना चाहिए। एड बैक क्यों होना चाहिए? अक्टूबर को हमने खरीद लिया था। 31 अक्टूबर को ये गुड्स कंपनी के पास थी या नहीं थी? थी? पक्का? पक्का? कहते हैं द कंपनी रिटर्न गुड दैट हैड कॉस्ट 1800 इन अक्टूबर टू द सप्लायर एंड रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट फॉर देम। 31 अक्टूबर को ये गुड्स कंपनी के पास थी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? वो माल रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न क्या होना चाहिए? ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? 471,500। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं, 461,500 तो नहीं होगा इसका आंसर। चलो मैं काम करता हूँ, इसका आंसर जाके अपडेट कर देता हूँ। इस सवाल के सॉल्यूशन ने ना, ये इस स्टेटमेंट से अजम्पशन ले लिए कि कंपनी ने उसको रिटर्न किया अक्टूबर के अंदर, लेकिन वो ऊपर साफ कह रहे हैं कि हमने 1 नवंबर से 4 नवंबर के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसलिए वो ऐड बैक ही होगा। ज़रा मुझे बताओ कितना आ रहा है टोटल पे? नहीं, टोटल पे नहीं, ये ऐड बैक करने के बाद कितना? ये अपडेट कर लो अपने पास। ये 461 को मैं 471 कर देता हूँ डी पे जाके। ठीक है, कहाँ है भाई डी? 14वां। क्या मैंने किससे सॉल्व करवाया है यार? ये मैंने कंपाइल करवाया है अपने असिस्टेंट भाई से, ठीक है। नहीं, उसकी गलती नहीं है ना, उसने जहाँ से कंपाइलेशन करी उसके सोल्यूशन में भी गलती होगी ना, ठीक है। चलो 15वां करो शाबाश, जल्दी से करो।
जे कॉर्पोरेशन परचेज 100 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट ₹500 ईच ऑन जून 20, 2011। नेक्स्ट टाइम इट परचेज 250 आइटम एट ₹550 ईच ऑन 25 अगस्त 2011। ड्यूरिंग द ईयर 280 आइटम वर सोल्ड एट ₹600 ईच। जे कॉर्पोरेशन यूजेस फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, विच वन इज करेक्ट? चलो जल्दी बताओ। जो माल पहले ख़रीदा है वो माल पहले बिकेगा। सबसे पहले मैंने 100 यूनिट्स खरीदे 500 रुपये पे, कितना हो गया? 50,000। फिर 200 जितने मैंने खरीदे कितने से? दूसरे टाइम में मैंने 250 खरीदे थे और मैंने बेचे कितने? हाँ जी 280 बेचे हैं। 100 पुराने वाले और 250 में से 180 बेच दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया? 50,000 प्लस 99,000, कितना? 1,49,000। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? वो तो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल रहे हैं। अब ज़रा मुझे बताओ रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 600 रुपये पे, बेचे कितने? 280, कितना आ गया? 1,68,000 आ गया। माइनस करो ज़रा 149,000 को, कितना बन रहा है? सी। चलो 16वां करो। देखो कुछ एमसीक्यू। काउंटिंग रुपीज़ 1,94,800 एक्सक्लूडिंग द 2 फॉलोइंग इन्वेंट्री लाइंस, इसके अंदर ये शामिल नहीं है। 600 आइटम विद एट कॉस्ट 7 रुपये ईच, ऑल वर सोल्ड फॉर द शिपमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट 6 रुपये ईच, विद सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 300 रुपये फॉर द बैच। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी एनआरवी निकालनी पड़ेगी। ज़रा एनआरवी निकालो ज़रा, कितनी आएगी? 3300। कैसे? 600 × 7 कितना आ गया? 3600। माइनस कर दो 300 फुल बैच की एनआरवी। एनआरवी ना, तो मैं तो सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ ना, 600 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है 4200 आ जाएगा। हाँ कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? सेलिंग प्राइस निकलेगी कितने की? 600 मल्टीप्लाई बाय 6, 3600। 3600 में से माइनस कर दो 300 रुपये की बैच कॉस्ट, कितनी? 3300 आ गया एनआरवी। अच्छा कॉस्ट से कंपेयर करो ज़रा, कॉस्ट कितनी है? 4200। एनआरवी कितनी है? 3300। कितने से ऐड करूँगा? 3300 से। तो 1,94,800 में से 3300 तो सीधा सीधा रूखा रूखा ऐड हो गया। फिर 500 डिफरेंट आइटम्स विच हैड कॉस्ट ₹40 ईच। अब देखो हमारा लर्निंग कर्व बढ़ रहा है, हमारा पेस बढ़ रहा है, हमें चीज़ समझ आ रही है, हमसे पहले से ज़्यादा जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि रिपीटेटिव आइटम्स आ रहे हैं और ऐसे एग्जाम में आएंगे। और होता है इन्वेंट्री से तो 2 से 3 एमसीक्यूज हैं, ऐसे ही होता है। 40 एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, तो अगर 10 चैप्टर भी हैं तो एक चैप्टर से जो है ना 4 एमसीक्यूज आ गए, 3 आ गए, किसी से 7-8 सवाल आ गए, ठीक है, किसी से नहीं आया, किसी से थ्योरी 10 नंबर की आ गई। चलो 500 डिफरेंट आइटम विच हैड कॉस्ट ₹40 ईच, कितना? 5/8 सॉरी कॉस्ट आ रही है, सॉरी 20,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। फिर these आइटम वर फाउंड टू बी डिफेक्टेड एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रेक्टिफिकेशन वर्क फॉर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड टू ₹1500, आफ्टर विच दे वर सोल्ड फॉर ₹38 ईच विद सेलिंग एक्सपेंस टोटल 700। ज़रा मुझे बताओ कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 20,000। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी है? 1500। रेक्टिफिकेशन के बाद टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20,000 पुरानी और 1500 नई, ऐसा ही है ना? अच्छा हाँ, तो एनआरवी निकालनी है ना? हाँ, सेलिंग प्राइस कितनी है? 500 मल्टीप्लाई बाय 38, कितना हो गया? 19,000। सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 1500 कहाँ से है? ठीक है, वो क्या बोले? रेक्टिफिकेशन वर्क, यानी कि ठीक करने की कॉस्ट कितनी है?
700 सेलिंग एक्सपेंस है और 1500 वो है, ठीक है, माइनस कर देंगे। ज़रा बताओ कितनी आएगी? 16,800, 16,800, ठीक है। ज़रा बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री कितने पे आएगी? 2,14,900। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जो ये समझ रहा हो कि भाई 1500 का रेक्टिफिकेशन वर्क करवाया, ये भी इन्वेंट्री कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, तो पुरानी कॉस्ट मेरी आ रही है 40 रुपये ईच, मल्टीप्लाई 500 प्लस 1500, कोई ऐसा तो नहीं सोचता ना। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट मतलब ठीक करने का खर्चा, बात समझ आ रही है? चलो ओके, मैं खुद भी थक गया यार, वैसे आपस की बात है। बीस तो मुकम्मल करो, 17, 18, 19, 20 राउंड नंबर पे मैं ब्रेक कर दूँगा, पता है। 4 करो जल्दी से। नहीं, राउंड नंबर पे करता हूँ मैं। नहीं 15 माइनस नहीं होता ना मैं, चलो जल्दी करो। 17वां करो। 17 का आंसर क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी, मैं दूंगा ब्रेक, पहले मुकम्मल तो करो। देखो वैसे ही सेम सवाल है। 6 दिन को इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 5,10,000 की। चलो ठीक है, अब क्या हुआ भाई? बिटवीन द पीरियड यकम जून से 6 जून तक फॉलोइंग इवेंट ऑफ प्लेस, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज कॉस्टिंग रुपीस आए, कहाँ गई कॉस्टिंग? अमाउंट गायब है। रुक जाओ, बताता हूँ अमाउंट। वर्किंग देख रहा हूँ अपनी, जो सवाल की है। बताओ आप। कितना आ रहा है? मेरी उल्टी आँख ना मुस्तकिल फड़फड़ा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। अच्छा सवाल है, इसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ। इसको कौन मेंटेन करता हूँ? हमारा लॉग मेंटेन करती हूँ, हमारा है नहीं। इसको मैं स्टार मार देता हूँ, उसको मैं डिलीट कर दूंगा या अपडेट कर दूंगा सवाल को। चलो 18वां करो। बहुत बोल रहे हैं,
एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस टू सेल दीज एट द रेट ऑफ 40, ठीक है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक तो 1,50,500 आ गया, लेकिन ये डिस्कवर किया गया इन डिफेक्टिव आइटम को हमने अकाउंट फॉर नहीं किया, ठीक है। आइटम बी 300 यूनिट कॉस्टिंग ₹15, एस्टिमेट सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आफ्टर एस्टिमेट सेलिंग एक्सपेंस टू सेल दिस यूनिट्स एट ₹30। ज़रा मुझे बताओ, अगर मैं सबसे पहले उनसे बात करूं आइटम ए की, यूनिट्स कितने मेरे पास 400, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 20, एनआरवी कितनी है एनआरवी कितनी आ रही है अच्छा, वैसे एक बात और भी है, कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ रही है 31 आफ्टर इनकरिंग एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस ऑफ ₹40, यानी कि ये 40 उसमें से मैं ऐसी माइनस नहीं कर सकता था, क्योंकि 40 माइनस हो चुका है जब भी 31 आया है, तो 31 डायरेक्ट क्या है मेरे पास एनआरवी, इस बात की निशानी है ना, माइनस में थोड़ी जाती है भाई, बात समझ आ रही है। हाँ जी, क्या आ रहा है बोलो भाई, 12,400 एनआरवी आ रही है, कॉस्ट कितनी है 8,000, किस पे रखूँगा बी पे आओ, 300 यूनिट्स है मेरे पास, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 15, एनआरवी कितनी आ रही है 14 रुपये की आ रही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कॉस्ट पे रखूँ एनआरवी पे रखूँ, एनआरवी पे रखूँगा, एनआरवी कितनी आ रही है 4200 एनआरवी आ रही है, ठीक है। ऊपर वाले को कॉस्ट पे रखूँगा, नीचे वाले को एनआरवी पे रखूँगा, डन। जरा टोटल करो कितना बनता है 12,200, क्लोजिंग वैल्यू में क्या करूँ, ऐड करूँ माइनस करूँ, क्या करेंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे, हमने कॉस्ट पे ऐड की है ना दोनों, ये बताया हुआ ही नहीं है उसने, वरना अगर कॉस्ट में ऐड की होती तो मुझे बताता कि ये कॉस्ट पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये सिरे से पड़ी हुई नहीं है, ये सिरे से इग्नोर हुई है। द फॉलोइंग डिफेक्टिव आइटम्स वर नॉट अकाउंटेड फॉर, इसको कभी लिया ही नहीं गया, शामिल किया ही नहीं गया, तो ये पूरा जाएगा, कितने से जाएगा 12,200 जाएगा, 1,50,500 और 12,200 कितना 162,700, माशाल्लाह जनाजा निकला है ऑप्शंस का, 162,700 भी कर दो उसको, ठीक है। हाँ जी जल्दी जल्दी करो यार, ख़त्म करो बस। An inventory record card of item A 903 shows the following details. फीफो से पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या है, 60 यूनिट ओपनिंग डी एम है 70 रुपये पर यूनिट पे, तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 4,200। फिर परचेज के बारे में कहता है कि 130 यूनिट मैंने परचेज़ किए हैं एट अ कॉस्ट ऑफ ₹65, तो परचेज कॉस्ट कितनी आ गई 8 कितनी आ रही है 8450, ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, सेल किए 70 यूनिट क्या मैं बेच सकता हूँ एक साथ उठा के, नहीं, मुझे ओपनिंग में से कितने बेचने पड़ेंगे 60, और नए वालों में से कितने बेचने पड़ेंगे 10, तो 60 मुझे बेचने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़, और बाकी 10 बेचने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ कितने वाले 65 वाले, ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ रिमेनिंग यूनिट्स मेरे पास कितने रह गए, मेरे पास बच्चों रह गए होंगे 120 यूनिट्स, कितने वाले 65 वाले, डन। अच्छा मुझे बताओ फिर मैंने मज़ीद परचेज़ किए, मैंने 40 यूनिट ख़रीद लिए, कितने वाले 80 वाले, ठीक है। अच्छा फिर मैंने सेल कर दिए, कितने सेल कर दिए ना 120 यूनिट, क्या 120 यूनिट मैंने यूनिट्स के सेल कितने किए बताओ ज़रा, सेल कितने किए उसके बाद
बोलो ना। सौ यूनिट सेल किए मैंने। हाँ जी, 100 यूनिट सेल किए हैं, तो 100 में कर सकता हूँ किस में से? 120 वाले में से, 65 वाले में से। तो 100 यूनिट्स मैंने 65 के निकाल दिए, 100 निकाल दिए मैंने 65 वाले में से। बात समझ आती है? तो ये मेरे पास कितने बच गए नए? 20 वाले बच गए 65 और 40 वाले बच गए 80 पे। ऐसा ही है? सॉरी, 40 बच गए मेरे पास 80 वाले। डन। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में देखूँ तो कितनी आएगी? 20 इंटू 65 और 40 इंटू 80 कितना आता है? 4500। अब बोलो सर वो जो टेबल बनवाया था क्यों बनवाया था आपने? आप पागल है? आपने टेबल बनवाया, एमसीक्यू में तो क्या पूछता ही नहीं हो टेबल। अबे पहली क्लास में बनाया था फीफो एफओ का। चलो 20वां करो, शाबाश। ये ऐसा कितना? 44। चलो 20 और करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ ज़रा गिन के मुझे, अब मैं इस चैप्टर को कंक्लूड भी तो करना है ना, मतलब क्या मैं लंबी करता रहूँगा तो क्या 4 क्लास और लगा दूँ चैप्टर के ऊपर? मुझे ज़रा बताओ आई कैप के अगर एमसीक्यूज़ में देखूँ, आई कैप वाले कहाँ हैं भाई? जो बहुत ही बच्चों वाले हैं 50। तो 50 में से हमने कितने कर लिया? नहीं किस में 25 गिनते रहो। 25 प्लस मॉडरेट में आओ, मॉडरेट में हमने कर लिए दखल कितने? 10। कितने हो गए? 35। 35 में आओ एग्जाम क्रैकर पे, कितने हो गए? 55 हो गए। काफ़ी है एमसीक्यू उतने? या अब तुम लोग के पास वो वोटिंग ऑप्शन देता हूँ ना, ठीक है? मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, वैसे मसला नहीं है, जाओ छुट्टी करो, मसला नहीं है। लेकिन मुझे ज़रा ये बताओ कि क्या मैं अभी तुम लोगों को ब्रेक दे के 10 मिनट बाद मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ करवाऊँ 25-30 एमसीक्यूज़? अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मसला है और प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, निखर जाएंगे, सवालात क्लियर हो जाएंगे, या तुम समझते हो कि यार नहीं जितना पढ़ाना था 6 या 7 लेक्चर लगा के वो आपने करा दिया, प्रैक्टिस जितनी करानी थी आपने क्लास में करा दी, अब जो बाकी की प्रैक्टिस है आई कैप के एमसीक्यूज़ मॉडरेट और एग्जाम कराकर हम खुद अटेंड करेंगे, और इंसान के बच्चों की तरह ग्रुप का माहौल ख़राब किए बगैर, बात तुम्हें मैं समझा रहा हूँ आज आखिरी बार, तुम्हें कोई भी मस्ती करे, तुम्हें कोई भी चुलबाजी करे, तुमने ग्रुप पे जवाब नहीं देना है। और लैंग्वेज को थोड़ा सा ना तमीज़ का रखा करो, तू देख ले मैं देख लूँगा, तू कौन है, इस तरह की लैंग्वेज नहीं किया करो। पढ़ने आए हो, गली मोहल्ले के टप्पूरी लड़के थोड़ी हो, माशाल्लाह पढ़े लिखे घर आने से ताल्लुक़ रखते हो, ठीक है? तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, बोलो जो भी तुम्हें पिन कर रहा है, बोलो भाई मैं तू खुद जाके कर ले ग्रुप पे, ठीक है? फिर उसको मैं देख लूँगा। तो मुझे ग्रुप पे किसी की भी कोई आज के बाद से कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, ना कोई लड़की जवाब देगी लड़के को, ना कोई लड़का जवाब देगा लड़की को। बात समझ आ रही है? तो थोड़ा सा ना अपना बिहेवियर थोड़ा सा मुनासिब रखो, ठीक है? अच्छा एक बात ये, अगली बात ये कि आपने बाकी एमसीक्यूज़ जो सॉल्व करने हैं उससे ग्रुप पे पूछने हैं, और ग्रुप पे एक पार्टिसिपेटिव माहौल इख्तियार करना है, ठीक है? कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना है। डन है? पक्का? अच्छा अब मुझे बताओ कि मज़ीद क्लास लगाऊँ कल इसके ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, या नहीं लगाऊँ? हाँ कल नहीं लगाऊँ इन्वेंट्री के ऊपर? मैं तुम लोगों को कल का दिन दे दूँ चिल करने के लिए? ब्रेक चाहिए एक क्लास का? चाहिए ब्रेक? तो कल के दिन का होमवर्क क्या है कि सिर्फ चिल करना है, रिलैक्स करना है, आराम से नींद करो। मतलब मेरी अकाउंटिंग की मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है? अकाउंटिंग की क्लास मैं ऑफ़ कर देता हूँ। नहीं मैं कल की क्लास की ऑफ़ की बात कर रहा हूँ, ऑफ़ दे दूँ कल, ठीक है? मुझे बेटा मसला नहीं है, मेरे पास चीज़ें पढ़ाने के लिए बहुत है। हाँ भी बताओ लड़कियों ऑफ़ चाहिए कल का? हाँ चाहिए ना, सबको ऑफ़ चाहिए, देखो वो भी बोल रहे हैं ऑफ़ चाहिए, ठीक है? तो कल के दिन में तुम्हारा काम क्या है? फ़ाद भाई सुन लो यार ज़रा इधर। कल के दिन तुम्हारा सिर्फ काम यह है कि तुमने सिर्फ इन्वेंट्री रिवाइज करना है, और 10 एमसीक्यूज़ मज़ीद 10-12 देख लो, एग्जाम करा करके 10-12 मॉडरेट के देख लो, 5-7 आई कैप वाले देख लो। इस तरह 20-25-30 एमसीक्यूज़ घर में बैठ के सॉल्व करना है। आपस में दोस्त टाइम बना लो, ग्रुप कॉल कर लो। लड़कियों को तो फेवरेट मशगला है ग्रुप कॉल करना, ठीक है? क्या उसके बाद उसको फ्लैश करके इंस्टाग्राम पे लगा दिए स्टोरी पे, देखें हम ग्रुप कॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करो भाई, अपना एक टाइम जो है ना वो तय कर लो, वॉइस कॉल कर लो। ज़्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लड़के क्या करते हैं? लड़के डिस्कॉर्ड पे पढ़ते हैं, लड़के थोड़े से और यो बच्चे हैं तो वो हाँ डिस्कॉर्ड पे पढ़ते हैं लड़के भाई। लड़के जूम मीटिंग कर लेंगे,
तो तुम लोग आपस में ग्रुप बना के चाय के होटल में बैठ जाओ यार, चाय मंगाते रहो, कट मंगाते रहो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो मन के, ठीक है। जिसमें मसला हो मार्क कर लो, मुझसे क्लास में पूछ लो या मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, आइडियल यही रहेगा, ठीक है। तो कल के दिन में आपने इन्वेंटरी रिवाइज करना है और उसके एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। परसों की क्लास से हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और माइट भी मैं करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट करवा दूँ, ठीक है। एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके कोर्स में, करेक्शन ऑफ एरर, वो स्टार्ट करवा दूँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। इसी अपने अपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के वक्त से रहेगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।